फोर्थ इज़ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, जिस तरह से हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है और अनएक्सपेक्टेड डिजीजेज हमारे सामने आ रही है जैसे कि कोविड-19, हेल्थ केयर पॉलिसी हर एक इंडिविजुअल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पॉलिसी खरीदने पर आप जो प्रीमियम पे करते हैं उस पर भी डिडक्शन दिया है। उस प्रीमियम का अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए लेते हैं तो 25,000 का डिडक्शन स्टार्टिंग में मिलता है। मिनिमम 25,000 का अमाउंट है। उसके अंदर मल्टीपल स्लैब्स है जिसके अंदर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो वो डिडक्शन बढ़ जाता है और मैक्सिमम 1 लाख तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक एक्सपर्ट टिप है, अगर आपकी उम्र 60 से कम है और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप अपना डिडक्शन मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप 1 लाख तक का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एजुकेशन लोन। सेक्शन 80E के अंदर आपको एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट का डिडक्शन मिलता है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए, अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रंस के लिए कोई भी लोन अवेल करते हैं तो आपको उस पर जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपका पूरा सेक्शन 80E के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्रिंसिपल को कवर नहीं करते हैं, तो ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट विल बी कवर्ड हियर। दोस्तों, 6th पॉइंट है डोनेशन। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर किया हुआ है इनकम टैक्स के अंदर ताकि वो लोग डोनेशन ले सकें। अगर आप ऐसी किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो आप उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन का क्राइटेरिया 50% से लेकर 100% तक हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आपको 100% डिडक्शन क्लेम मिलता है। वहीं आपको चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर देयर आर 2 कैटेगरीज, जिसके अंदर एक के अंदर 50% मिलेगा, एक के अंदर 100% मिलेगा, जिसको हम डिटेल में, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि मैं इस टॉपिक को कवर कर सकूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों, 7th पॉइंट है सेक्शन 80 TTA। 80 TTA के अंदर आपका जो भी सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है और उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट का अप टू 10,000 तक 1 साल के अंदर तक एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेविंग बैंक के अंदर अगर आप पैसा रखते हैं और उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट बनता है तो 10,000 रुपये तक आपको उसके अंदर कोई टैक्स पे नहीं करने का, लेकिन 10,000 से ज़्यादा हुआ तो फिर वो एग्जाम नहीं होगा, तो फिर वो 10,000 तक ही एग्जेम्प्ट होगा। 8th पॉइंट इज कैपिटल गेन सेट ऑफ। आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है कैपिटल गेन के ऊपर। आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है या फिर आपने शेयर सेल किए हैं तो आपको एक कैपिटल गेन लगता है और उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। अब अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स आपको सेव करना है तो आप क्या करें, उसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ किया है कि अगर आपको किसी साल में कैपिटल लॉस हो जाए तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस साल में कैपिटल लॉस हुआ है। मान लीजिए आपने शेयर परचेस किए थे और उनको जब सेल किया तब आपने उनको कम रुपए में सेल किया तो उस वजह से आपको कैपिटल लॉस आया है। तो उस कैपिटल लॉस को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए और अगले साल मान लीजिए आपको कैपिटल गेन होता है तो वो कैपिटल लॉस उसके सामने सेट ऑफ हो जाता है। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आगे ही सेट ऑफ होता है। 9th पॉइंट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं इन्वेस्टिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं और आपको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। उसके लिए आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो नई प्रॉपर्टी परचेस करने के अंदर, वो एक कंडीशन है, या फिर आप उनको सेक्शन 54EC के अंदर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो बच जाएगा। सेक्शन 54 के अंदर और भी काफ़ी सारी क्राइटेरियाज है, लेकिन मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको ऊपर से ब्रीफली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे बोनस 10th पॉइंट के ऊपर। ये 10th पॉइंट स्पेसिफिकली सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। सैलरी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको CTC मिलता है, कॉस्ट टू कंपनी। अगर आपका एक हायर CTC पैकेज है तो उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी या आपकी इन हैंड सैलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल डिडक्शंस हो जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को तो ये भी पता नहीं होता है कि उनकी सैलरी किस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है, उनकी सैलरी के क्या क्या पार्ट्स है, किस किस हेड के अंदर उनकी सैलरी उनको मिलती है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि आपकी सैलरी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनके अंदर आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेडिकल रिइंबर्समेंट एंड ट्रैवल अलाउंसेस हटाकर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 रख दिया है सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर भी उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं। उसी के बारे में मैं आपको आज डिस्कशन में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज़, आप अपने एम्प्लॉयर को पूछ सकते हैं एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए, बिकॉज सेक्शन 80 CCD 2D के अंदर 10% ऑफ बेसिक पे जो भी एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो आपको एग्जाम मिल जाता है टैक्सेशन के अंदर। सेकेंड इज़ हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या रेंटेड फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट्स और जो भी रेंट रिसिप्ट्स है वो आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करा के HRA का भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेकिन HRA एग्जेम्पशन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकेंड इज़ 50% ऑफ द बेसिक पे, कुछ नॉन मेट्रो सिटीज़ में वो ये फिगर 40% भी होता है, और एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। कुछ एम्प्लॉयर आपको फूड अलाउंसेस भी प्रोवाइड करते हैं, और आपको शायद ये चीज़ पता नहीं होगी कि फूड अलाउंसेस भी एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन उसकी एक लिमिट है। फूड अलाउंसेस एक दिन के अंदर 2 मील का ही एग्जेम्प्ट है, एंड पर मील शुड बी अप टू 50 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने यही कंडीशन दी हुई है। तो ये टोटल अप करके अगर हम देखें तो एनुअली अगर हम पर महीने में 22 दिन भी अगर वर्किंग काउंट करें तो हमारा एनुअल अमाउंट 26,400 रुपये हो जाता है, जिसको आप एक अलाउंस के रूप में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स करवा सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस लेने के लिए, मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट के लिए। ये नॉर्मली आपके सैलरी का पार्ट होता है, और ये एक अमाउंट जो कैप होता है मोस्टली एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि भाई आपको 1500 पर मंथ ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, तो वो भी फिगर आप क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन के लिए। ऑल्सो आप एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स वो भी एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ अब लीव ट्रैवल अलाउंस की। LTA के अंदर सैलरीड एम्प्लॉयज़ जब भी डोमेस्टिक वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो उनका जो जर्नी का टिकट होता है वो एग्जेम्पशन में आप क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पर आपने कुछ भी शॉपिंग की, रहने का, खाने का, वो सब कोई भी एग्जेम्पशन में नहीं मिलता है, लेकिन जो जर्नी का टिकट है वो आप क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशन के अंदर। ये एग्जेम्पशन सेक्शन 10(5) के अंदर क्लेम होता है, और ये 4 साल के ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 बार आप क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप इन द एंड आप एकदम कंफर्टेबल हो गए होंगे किस तरह से आपको अपने टैक्स प्लानिंग करने हैं, और इस टैक्स प्लानिंग के बाद आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं या आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी क्या क्वेरी है। मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वंस अगेन।